हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप बच्चों के साइंस के एग्जाम की प्रेपरेशन और रिवीजन जो वो अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आपको एक चीज बोलूं, आपको शायद ये बात कड़वी लगेगी, गुस्सा भी आएगा। आप जितनी मर्जी साइंस की एग्जाम की प्रेपरेशन कर लो, रिविजन कर लो, जितने मर्जी चैप्टर याद कर जाओ, रट्टे मार जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओ, लेकिन जब तक आप बच्चों को साइंस के एग्जाम की पेपर की प्रेजेंटेशन नहीं करनी आएगी ना, तब तक आप कभी भी जो है गुड मार्क्स नहीं ले सकते। जी हाँ, ये सच्चाई है, ये एक फैक्ट है। चाहे आप इसे फैक्ट समझ लो, सच्चाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन जो चीज है वो है। जब तक आपको साइंस के एग्जाम की प्रेपरेशन करनी नहीं आएगी, क्योंकि हर एक एग्जाम की प्रेपरेशन जो है वो अलग अलग टाइप से होती है। बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सब बस यही सोचते हैं कि मेरा चैप्टर रिवीजन हो गए, मेरे पेपर अच्छे चले गए, मेरी रिवीजन हो गया है, मेरे सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मेरे मार्क्स जो वो अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो आपके एग्जाम यहां से यहां हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो, मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, सारे के सारे उसमें टॉपर्स तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, उसमें सारे के सारे जो टॉपर्स तो नहीं होंगे। लेकिन खुद सोचो, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आप जितना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मार्क्स हैं वो आप जितने आते हैं या फिर टॉपर जितने आते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? कम पढ़ने के बावजूद भी उनके मार्क्स जो वो आप तक पहुंच जाते हैं। वो 1-2 दिन पढ़ते हैं, आप पूरा हफ्ता पढ़ते हो। वो 4 दिन पढ़ते हैं और आप 10 दिन पढ़ते हो, फिर भी उनके जो मार्क्स है वो आपके बराबर तक पहुंच जाते हैं। वो सब कुछ डिपेंड करता है उनके पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि उनको अपने पेपर की प्रेजेंटेशन करनी आती है। कौन सी चीज को कहां पे लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे बनाना है, सेक्शन ए को कैसे लिखना है, डायग्राम को कहां बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में उनको जो नॉलेज होती है, और वो नॉलेज आपको नहीं होती, जिसकी वजह से आपके जो नंबर है वो कम रह जाते हैं, जबकि आपको सारा पेपर वो जो है वो आता भी होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन ए को लेकर। तो ऐसे ही आपके पास शीट होगी, ऐसे लाइंस बनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ मैंने बना रखा है। मान लो आपको सबसे पहले सेक्शन ए करना है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए लिखो। सेक्शन ए लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करो, प्रॉपरली इसको क्या करो, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन आप कैसे भी कर सकते हो, पेन से करना है पेन से कर सकते हो, पेंसिल यूज करनी है तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो। अब सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे कई बार ए ऑप्शन लिख के आ जाते हैं, बस यहाँ पे बी ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पे डी ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पे ए ऑप्शन लिख दिया। ये पैटर्न आपका जो है वो टोटली रॉन्ग है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्चुअल में आपका जो करने का तरीका है वो क्या होता है, वो मैं आपको यहां से बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको आंसर लिखना है, आंसर लिखने के बाद मान लो पहले एमसीक्यू का जो मेरे पास ऑप्शन है उसका ए सही है, तो उसको यहाँ पे ए लिखो, और उसका जो आंसर है, मान लो उसका आंसर यहाँ पे स्टोमाट है, स्टोमाट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। अगर अगले का ऑप्शन आपका सी है, तो सी इधर लाइन के इधर वाली साइड लिखो, जो लाइन के सी है वो इस साइड लिखो, और इधर जो उसका नाम है, नाम जरूर यहाँ पे मेंशन करके आओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हैबिट होती है, यहाँ कई बच्चे नाम ही मेंशन करके आ जाते हैं, ऑप्शन नहीं लिखते। कई बच्चे ऐसे लिख के आ जाते हैं, नहीं हमें दोनों लिखने हैं, लेकिन एक को लाइन के इस तरफ लिखो, दूसरे ऑप्शन को उस तरफ यहाँ पे लिखो, ठीक है। अगले ऑप्शन मान लो आपका किडनी है, तो आप यहाँ पे किडनी लिख दो, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद डी, अगर आपका क्या है ओमसुला है, तो यहाँ पे ओमसुला लिख दो। ऐसे ऐसे इस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक होती है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए आपको इस चीज के बारे में लिख के भी आना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में सी लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं जो ऑप्शन लिखा होता है वो डी होता है, तो टीचर पढ़ लेता नहीं भाई इधर डी लिखा है, इसने सी लिखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो दोनों आपस में वो क्या कर लेते हैं, मैचअप कर लेते हैं। तो ये होता है सेक्शन ए को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जब बात करते हैं एमसीक्यू के अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह आपको कैसे उसको बनाकर जो वो लिखना होता है, ताकि टीचर आपको जो उसके लिए मार्क्स दे दे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पहले 2 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं। मान लो ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट नंबर में मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है। देखो बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद इसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, उसको हाईलाइट कर लो, अपने दिमाग में हाईलाइट कर लो, या फिर अपने क्या करो, एक आंसर शीट ले लो, आंसर शीट के साइड पे जो मेन वर्ड्स हैं उसको क्या कर लो, लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ नहीं लिख सकते, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं आता, इसमें मैं मेन वर्ड्स ढूंढूंगा। मेन वर्ड्स इसमें देखो मेरा पहले मेन वर्ड्स हाइड्रोजन है, और साथ ही साथ मेन वर्ड मेटल है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा मेन वर्ड है रिएक्टिविटी सीरीज,
फिर से मेटल वर्ड आ गया, यानी कि मुझे हाइड्रोजन मेटल की रिएक्टिव सीरीज के बारे में जो वो लिखना है। इसलिए आपको हाइड्रोजन के बारे में रिएक्टिविटी सीरीज आती है या उसके बारे में कुछ भी नॉलेज है तो आप यहाँ पे उस चीज को क्या कर दो, मेंशन कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो मेन वर्ड्स है वो हाइड्रोजन है, मेटल है, रिएक्टिव सीरीज है और कहां पे प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, 4-5 वर्ड को यूज करो और अपने दिमाग को दौड़ाओ कि इनमें मैंने अपने चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ के आया था हाइड्रोजन की रिएक्टिव सीरीज को लेकर, उसके बारे में जितनी भी आपको नॉलेज है वो सारी की सारी जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब आपको लिखनी कैसे है, लिखनी के 2 तरीके होते हैं। अगर आपको पहली बात, अगर आपको उसके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपको उसके बारे में 1 लाइन आती है, तो आपको जो लाइन आती है वो आप स्टार्टिंग में क्या कर दो, मेंशन कर दो। उसके बाद आप अपनी तरफ से क्या कर दो, बनाकर लिख दो। जो चीज आपको आती है उसको फर्स्ट लाइन में लिख दो। और लिखना कैसे, पैराग्राफ में लिखना है। इस चीज का याद रखना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको हमेशा पैराग्राफ में लिखो, क्योंकि टीचर जो पैराग्राफ बहुत कम रीड करते हैं, बिना रीड किए ही आपको जो 1-2 नंबर मिल जाएंगे। अब वो जस्ट 1-2 लाइन से रीड करेंगे, वो ऐसे टिक करके आपको नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट्स में आपको नहीं लिखना है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई लाइन आती है तो पहले नंबर पर उस लाइन को मेंशन करो, बाकी आप अपनी तरफ से बना सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें से मेन वर्ड्स को हाईलाइट करो, अपने दिमाग में सोचो इसको यूज करके मैं कौन कौन सी लाइन जो बना सकता हूं, कौन कौन सी चीजें मैं चैप्टर के अंदर पढ़ के आया था। लेकिन लिखना तब भी किसमें है, पैराग्राफ में ही लिखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते। अगर मान लो अब आपको 2 लाइंस आती हैं तो क्या करो, पहली लाइन अच्छे से बना के लिख दो, उसके बाद दूसरी लाइन अपनी तरफ से बना के लिख दो, और तीसरी लाइन जो आपको आती है उसको फिर से लगा दो। दोबारा समझो, मान लो आपको कोई क्वेश्चन आना है, उसके अंदर आपने 5 लाइंस लिखनी है। मान लो आपने 5 लाइंस का पैराग्राफ लिखना है, अगर उसमें से आपको सिर्फ 2 लाइंस आती हैं तो पहली लाइन आपको जो आती है वो लिखो, ठीक है। उसके बाद 2nd नंबर वाली, 3rd नंबर वाली, 4th वाली नंबर वाली लाइन क्या करो, अपने मन से बना के लिख दो। 5th नंबर वाली लाइन जो आपको आती थी फिर से उसको लिख दो, या 4th नंबर पे लिख दो या 5th नंबर पे लिख दो, दोनों जगह आपकी जो लाइंस चल जाएगी। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है अपनी तरफ से, ये मेन वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करो। यूज करने के बाद पैराग्राफ फॉर्म में उसको जो है वो लिख दो। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिख रखा है एग्जांपल के तौर पे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में मेन वर्ड्स क्या है, इस क्वेश्चन में मेन वर्ड ऑक्सीजन। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मेन वर्ड्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सचेंज हो रहा है क्या, ब्लड और टिश्यू। मतलब यहाँ पे भी ये 5 वर्ड्स मुझे मिल गए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखना है कि वो ब्लड और टिश्यू से कैसे एक्सचेंज हो रहा है। इस चीज के रिलेटेड आपको कुछ भी जो है वो बनाकर लिख देना है। इसलिए टेक्निक होती है पेपर को क्या करने की, अटेम्प्ट करने की और उसको प्रेजेंटेशन बनाने की। तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें से आप मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। अब आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। बच्चों, इस तरह से मान लो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया कि मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, राइट द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। तो आपको कोई क्वेश्चन आ गया इस तरह से, तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, देखो इसमें मुझे उससे ने क्या पूछा गया है, फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा पूछा गया है। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, तो आंसर मैं यहाँ पे डालूंगा, लाइन के इधर ही डालना है। कुछ बच्चों को आदत होती है आंसर इधर यहाँ पे लिख देते हैं लाइन के इस साइड, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाना है यहाँ पे हमारे पास क्या, फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे एरो डालो। एरो डालने के बाद आपको 1 लाइन का गैप जो वो छोड़ना है। यहाँ पे आपको क्या छोड़ना है, गैप छोड़ो 1 लाइन का। और यहाँ पे अब आपको उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने फंक्शन है उसको यहाँ पे बनाओ और उनके जो पॉइंट्स लिखो, ठीक है। पॉइंट्स यहाँ पे 1 लाइन का गैप छोड़ने के बाद आपने जो पॉइंट्स जो वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट्स के अंदर कोई मेन वर्ड है तो आप उसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे A B C कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, तो मान लो मेरा ये वाला वर्ड जो है इसका मेन वर्ड है, तो आप इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर दो ताकि टीचर को समझ लग सके कि इस पॉइंट का जो मेन वर्ड है वो ये है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई पैराग्राफ वाला क्वेश्चंस लिखना है, पैराग्राफ में अगर आपका हेडिंग बनता है तो बना लो, नहीं बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन क्वेश्चंस के हेडिंग बनते हैं तो उनके डेफिनेटली हेडिंग आपको जो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। मान लो आपको किडनी के बारे में लिखना है, कोई किडनी की डेफिनेशन क्या आ जाती है, कोई भी आ जाता है, या डिफाइन मेटल्स आ जाता है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपने किडनी लिखनी है। 1 लाइन का आपको नीचे गैप छोड़ना है, गैप छोड़ने के बाद ही उसको अगले आपने यहाँ से क्या करना है, उसको डिफाइन करना शुरू करना है। कुछ बच्चों को हैबिट होती है बिल्कुल सामने से ही शुरू हो जाते हैं या फिर इसके नीचे से शुरू हो जाते हैं, नहीं, इसको बाद में ऐसे अंडरलाइन हाईलाइट करो। इसी तरह से फंक्शन ऑफ स्टोमाटा को आपने बाद में ऐसे हाईलाइट करना है कि भाई ये मैंने इसके जो नीचे पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, इसको हाईलाइट करो अच्छे से ताकि आपका पेपर दिखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे और आपको टीचर आराम से जो मार्क्स दे सके। क्योंकि हमारी एक टेक्निक होती है, जितना ज्यादा पेपर आपका टीचर के हाथ में कम रहेगा उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर टीचर आपके पेपर में पजल होता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर,
तो डैट केस में आपके नंबर कटते ही कटते हैं। इसलिए हमने यही कोशिश करनी है कि फटाफट टीचर के हाथ से हमारा जो पेपर है वो निकल जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए, क्योंकि टीचर को जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा आपका पेपर, उतना ज्यादा नंबर आपके कटेंगे, उतनी ज्यादा वो टेक्निक जो है वो गलत होगी। इस तरह से आपको ये टेक्निक यूज करनी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि डायग्राम आपको जो है वो कैसे बनाने हैं। अब डायग्राम की बात अच्छे से समझो, जिस क्वेश्चन का डायग्राम है उस क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बना के आओ, ठीक है। डायग्राम बहुत सारे बच्चे क्या टेक्निक गलत यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, हम यहाँ पे उसका आंसर लिख रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे पहले उसका आंसर लिख लेते हैं, थोड़ा सा आंसर लिख लिया, यहाँ पे आंसर लिख लिया, यहाँ पे उसका डायग्राम बना देते हैं, बनाने के बाद फिर से उसके बारे में लिखने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये दोनों ही टेक्निक गलत है। अगर आप पहले आंसर लिखते हो, लिखने के बाद अगर आप डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम बनाने का फिर से थोड़ा सा लिख देते हो, तो ये टेक्निक आपकी बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना। दूसरे वो बच्चे होते हैं जैसे कि मान लो पहले यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, लास्ट में यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम बनाने के बाद उनका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये भी टेक्निक आपकी जो है वो गलत है। इस तरह से आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चीज यूज नहीं करनी है। एक्चुअल में आपको डायग्राम बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, और कहां पे अपना आंसर लिखना है वो भी बताता हूँ। तो मान लो अगर आपको कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले उसका यहाँ पे आंसर नंबर डालो। अगर मान लो आपको कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाता है, आंसर नंबर डालो। आंसर नंबर डालने के बाद सबसे पहले ही आपको जो है यहाँ पे डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डायग्राम सबसे पहले बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद ही उसके बाद उसके नीचे लिखा जाता है। हमेशा पहले डायग्राम को बनाना होता है, फिर डायग्राम के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है वो हमेशा उसके बाद उसके नीचे ही जो है वो लिखा जाता है। अब डायग्राम बनाना कैसे है? ऑलवेज यूज पेंसिल, हमेशा पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है, और उसकी लेबलिंग भी जितनी भी करनी है वो सारी की सारी आपको पेंसिल के साथ ही करनी है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना, कोई पेन यूज नहीं करना, सिर्फ पेंसिल से ही आपको जो डायग्राम अपना बनाना है, और लेबलिंग भी सारी पेंसिल के साथ ही करनी है। और जिसके बारे में ये डायग्राम बना रहे हो, मान लो आप डायग्राम बना रहे हो क्लोज्ड स्टोमाटा का, तो उसका नीचे नाम जरूर लिखो, क्लोज्ड स्टोमाटा, वो भी पेंसिल से ही लिखो, और उसको ऐसे हाईलाइट करो कि भाई ये जो मेरा डायग्राम है ये किस चीज का है? क्लोज्ड स्टोमाटा का है। जो आपने साथ में लेबलिंग करनी है उसको हाईलाइट करने की नीड नहीं होती है। नीचे उसका जो मेन नाम है, मेन नाम बच्चे नहीं लिखते हैं, तो मेन नाम जरूर लिखो, क्लोज स्टोमाटा का डायग्राम है उसको हाईलाइट करो। फिर उसके बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन जो जो उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, उसको यहाँ पे क्या करो, उसके नीचे अच्छे से लिख के आओ। लिखने की टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर क्वेश्चन आता है उसके अंदर मेन वर्ड्स के भी अंदर जो जो आप लिख रहे हो, जो जो भी आपके मेन वर्ड्स होंगे उनको बस हाईलाइट करते जाओ। और हाईलाइट कब करना है? कोशिश करो साथ साथ, अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो साथ साथ कर दो, नहीं तो रिवीजन जरूर करना पेपर की, साथ साथ पेपर की रिवीजन जरूर करते जाना। लास्ट में आपने 15 मिनट बचाने ही बचाने हैं कि लास्ट में आप जाके अपने क्वेश्चन पेपर की जो आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं उसकी रिवीजन कर सको, क्योंकि रिवीजन के अंदर हमेशा आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आपको खुद की ही मिल जाएंगी। इसलिए रिवीजन आपको हर पेपर की करके आनी ही आनी है, चाहे वो साइंस है या साइंस के अलावा भी। दूसरी बात, आपको सेक्शन जो है वो पजल नहीं करने। कुछ बच्चों को हैबिट होती है कि सेक्शन ए पहले कर दिया, फिर सेक्शन सी कर दिया, फिर सेक्शन डी कर दिया। ऐसा पजल नहीं करना है, एक सीक्वेंस में चलो, या तो ए बी सी, या फिर एक सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, सी के पास ई कर लो, डी आप लास्ट में कर लो। एक सेक्शन को स्किप कर सकते हो, सारे सेक्शन को पजल मत करना, वरना आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर आपको पजल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ए बी, उसके बाद कई बच्चे ई कर देते हैं, फिर डी कर देते हैं, तो ये सीक्वेंस आपको यूज नहीं करना। एक सेक्शन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो नंबर है वो कटने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये थी पेपर प्रेजेंटेशन किसके लिए? साइंस के पेपर को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके।